हम लोग सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस में इतिहास के दूसरे नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इस चैप्टर से संबंधित पिछले वीडियो में हम आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर बताए थे, जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। जिसमें सबसे पहले हम आपको पिछले वीडियो में समाजवाद और साम्यवाद के बारे में बताए थे कि समाजवाद क्या होता है और साम्यवाद क्या होता है। और उसके बाद हम आपको पूंजीवाद के बारे में भी बताए थे कि पूंजीवाद क्या होता है। और पूंजीवाद के बाद हम आपको उपनिवेशवाद के बारे में भी बताए थे कि उपनिवेशवाद क्या होता है। और उसके बाद हम आपको वामपंथी और दक्षिण पंथ के बारे में भी बताया था। और उसके बाद हम आपको यूटोपियन समाजवादियों के विचारों के बारे में भी बताए थे कि यूटोपियन समाजवादियों के विचार क्या थे और उनके प्रमुख विचारक कौन कौन थे। इसके बारे में भी हम आपको पिछले क्लास में ही बता दिए थे। और साथ ही साथ हम आपको यह भी बता दिए थे कि मार्क्सवाद के आदर्शों को लिखें, यानी कि मार्क्सवाद के मुख्य उद्देश्य क्या थे, इनके बारे में भी हम आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं। तो यदि आप लोग पिछला क्लास नहीं देखे हैं, जो इस चैप्टर का पहला पार्ट वीडियो है, यदि आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि पिछले क्लास से बहुत सारे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और आज का जो यह वाला क्लास है, यह इस चैप्टर का दूसरा क्लास है, यानी कि इस चैप्टर का दूसरा पार्ट वीडियो है। और इस वीडियो में हम आपको यहाँ से बताना शुरू करेंगे कि कार्ल मार्क्स के जीवनी को लिखें, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपकी किताब में दीर्घ उत्तरीय में पूछा गया है। यानी कि जब भी आपके परीक्षा में पूछा जाएगा तो 5 नंबर का पूछा जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को भी शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि एक एक प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और आज के इस क्लास में हम आपको जितने सारे भी प्रश्न का उत्तर बताएंगे, सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए सबसे पहला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं कि कार्ल मार्क्स के जीवनी को लिखें, यानी कि उनके पूरे जीवन को लिखना है कि उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, उनका मुख्य पेशा क्या था, उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई, यानी कि बचपन से लेकर के जब तक उनकी मृत्यु हो गई, उस पूरे घटना को यहाँ पर शॉर्ट तरीके से लिखना है। तो चलिए हम लोग लिखेंगे कि कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी में जर्मनी के ट्रियर नगर में यहूदी परिवार में हुआ था। यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो यह हो जाएगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 5 मई 1818 ईस्वी में। कहाँ में हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। और कौन से परिवार में हुआ था? तो यहूदी परिवार में हुआ था। आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इनके पिता का नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि कार्ल मार्क्स के पिता का नाम होनरिक मार्क्स था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा नाम उटपटांग है, लेकिन आप लोग याद जरूर रखिएगा। कार्ल मार्क्स के पिता का क्या नाम था? होनरिक मार्क्स था, जो पेशे से एक वकील थे। इन्होंने 1824 ईस्वी में आगे चल करके ईसाई धर्म को अपनाया था। यानी कि उनका जन्म हुआ था यहूदी परिवार में, लेकिन बाद में आगे चल करके इन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इनकी प्रारंभिक शिक्षा वोन एवं वर्लिन विश्वविद्यालय में 1836 ईस्वी में हुआ। ठीक है, कहाँ कहाँ में? तो वोन एवं वर्लिन विश्वविद्यालय में 1836 ईस्वी में हुआ। और यह बचपन से ही एक मेधावी छात्र थे। कहने का मतलब कि बचपन से ही कार्ल मार्क्स पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज थे। इन्होंने अर्थशास्त्र का गहन अध्ययन किया था और 1843 ईस्वी में बचपन के मित्र जेनी के साथ विवाह कर लिया। यानी कि जो इनकी पत्नी थी वह इनकी बचपन की मित्र थी। ठीक है, और उन्हीं के साथ इनका विवाह हो गया। नाम क्या था? तो जेनी नाम था। आप लोग ध्यान रखिएगा। और 1844 ईस्वी में फ्रेडरिक एंगल्स से मुलाकात होती है और इनके विचारों से प्रभावित होते हैं और गरीबों की समस्या पर विचार करते हैं। यानी कि जो कार्ल मार्क्स हैं वह गरीबों के बारे में कब से सोचना शुरू कर दिए, इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब उनकी मुलाकात फ्रेडरिक एंगल्स से होती है, इसके बाद इनका विचार बदल गया। क्योंकि जो फ्रेडरिक एंगल्स थे, इन्होंने इनके विचार को प्रभावित किया और उसके बाद से ही इन्होंने गरीबों के बारे में सोचना शुरू कर दिया और गरीबों की समस्या पर विचार किया।
ध्यान रखिएगा कि कार्ल मार्क्स ने एक नारा लगाया था कि दुनिया के मजदूरों एक हो, क्योंकि वहां पर मजदूरों पर उस समय बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा था। तो कार्ल मार्क्स ने यह बोला था कि जब तक सारे मजदूर एक नहीं होंगे तब तक इनका समाधान नहीं किया जा सकता है, यानी कि सभी को एकजुट होना पड़ेगा। और इसलिए इन्होंने नारा लगाया कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, साथ ही पूंजीवाद का घोर विरोध किया, यानी कि जो पूंजीवाद था इसका घोर विरोध किया। पूंजीवाद के बारे में हम आपको पिछले क्लास में ही बता चुके हैं, जो कि पूंजीवादी लोग गरीबों को जमकर शोषण कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि पूंजीवादी लोग ही गरीबों का शोषण कर रहे थे, इसलिए कार्ल मार्क्स ने गरीबों से कहा, यानी कि मजदूरों से कहा कि तुम सभी लोग एक हो जाओ और एक होकर के पूंजीवादी लोगों का विरोध करो। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर कार्ल मार्क्स के बारे में हम आपको बताए। अब इसके साथ साथ आप लोग ध्यान रखिएगा कि कार्ल मार्क्स की कुछ रचना है, यानी कि कुछ किताबें हैं जिसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इनकी प्रसिद्ध रचना है दास कैपिटल। बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में परीक्षा में पूछा जाता है कि दास कैपिटल किनकी रचना है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि दास कैपिटल के रचनाकार कौन है, तो कार्ल मार्क्स हैं, जो 1867 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह वाला प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है कि दास कैपिटल कब प्रकाशित हुआ, तो 1867 ईस्वी में। और ध्यान रखिएगा कि दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। जिस प्रकार से हिंदू का पवित्र ग्रंथ क्या होता है, रामायण होता है, उसी प्रकार से ईसाइयों का जो पवित्र ग्रंथ होता है वह बाइबिल होता है। यानी कहने का मतलब कि जितने सारे भी समाजवादी लोग थे उनके लिए एक पवित्र ग्रंथ साबित हुआ। कौन, तो कार्ल मार्क्स का यह लिखा हुआ किताब दास कैपिटल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा कि कार्ल मार्क्स का मौत कब हुआ, तो 1883 ईस्वी में लंदन में हुआ था। तो अभी तक हम आपको कार्ल मार्क्स के बारे में उनके जीवन से लेकर के, यानी कि उनके जन्म से लेकर के मरण तक के पूरे घटना के बारे में बता दिए। तो आप लोग इस चीज को ध्यान से याद रखिएगा। हम एक बार फिर से इसका रिवाइज करेंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। चलिए एक बार फिर से हम आपको बताते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में। जो भी बच्चे अभी तक ध्यान नहीं दिए हैं, एक बार फिर उनके पास मौका है, देख लीजिए ध्यान से, आप लोग समझ लीजिए। कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ, तो ध्यान रखिएगा 5 मई 1818 ईस्वी में। उनका जन्म किस परिवार में हुआ था, तो यहूदी परिवार में हुआ था। और कहाँ में हुआ था, तो जर्मनी के ट्रियर नगर में हुआ था। आप लोग ध्यान रखिएगा। इनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कभी कभी पूछ देता है कि कार्ल मार्क्स के पिता का क्या नाम था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि कार्ल मार्क्स के पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था, जो कि पेशे से एक वकील थे। लेकिन 1824 ईस्वी में आगे चल करके इन्होंने यहूदी परिवार को छोड़ करके, यहूदी धर्म को छोड़ करके ईसाई धर्म को अपना लिया। तो यहाँ तक तो उनके बारे में आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। उसके बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में ध्यान रखेंगे कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई, तो बोन विश्वविद्यालय और बर्लिन विश्वविद्यालय से 1836 ईस्वी में हुआ। और कार्ल मार्क्स जो थे वह बचपन से ही बहुत पढ़ने में तेज थे, यानी कि एक मेधावी छात्र थे। और इन्होंने अर्थशास्त्र का गहन अध्ययन किया था। और 1843 ईस्वी में इन्होंने बचपन के ही मित्र जेनी के साथ विवाह कर लिया। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण पॉइंट है यहां से शुरू होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। क्योंकि पहले जो कार्ल मार्क्स थे वह भी एक आम आदमी के जैसा ही जीवन व्यतीत कर रहे थे, यानी कि उनको भी दूसरों से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जब 1844 ईस्वी में उनकी मुलाकात फ्रेडरिक एंगल्स से होती है, उसके बाद कार्ल मार्क्स फ्रेडरिक एंगल्स के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। और उसके बाद कार्ल मार्क्स गरीबों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, गरीबों की समस्या पर विचार करने लग जाते हैं कि किस प्रकार से गरीबों की समस्या को दूर किया जाए। और इसी को दूर करने के लिए ही इन्होंने एक नारा लगाया कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ और एक होकर के पूंजीवादी लोगों का विरोध करो। तो यहां तक आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम आपको बताएं कि कार्ल मार्क्स की एक प्रसिद्ध रचना है दास कैपिटल, जो कि 1867 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। और उसके बाद कार्ल मार्क्स का मौत कब हुआ, 1883 ईस्वी में लंदन में हुआ। तो कार्ल मार्क्स के पूरे जीवनी के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब कार्ल मार्क्स के कुछ सिद्धांत हैं, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जिसमें सबसे पहला सिद्धांत है द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। आप लोग के किताब में भी दिया हुआ है, वहां से भी आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला है द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत।
दूसरा है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। वर्ग संघर्ष कहने का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, जैसे दो प्रकार के जो वर्ग थे, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, और दोनों में जो शोषण होता था, यानी कि हमेशा अमीर लोग गरीबों का जो शोषण करते थे, उसी को वर्गहीन करने के लिए जो भी सिद्धांत इन्होंने दिया उसे वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कहते हैं। उसके बाद इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, उसके बाद है मूल एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, उसके बाद है राज्य वर्गहीन समाज की स्थापना। क्योंकि हम आपको बताए थे कि कार्ल मार्क्स हमेशा सोचते थे कि वर्गहीन समाज हो, यानी कि किसी प्रकार का कोई वर्ग नहीं हो, और जब वर्ग नहीं होगा तो फिर भेदभाव नहीं होगा, शोषण नहीं होगा। क्योंकि जब वर्ग होता है, दो प्रकार के वर्ग होता है, अमीर लोग और गरीब लोग, तो हमेशा अमीर लोग गरीबों का शोषण करते हैं। लेकिन जब समाज में वर्ग ही नहीं होगा, समाज ही वर्गहीन होगा, तो फिर शोषण भी किसी का नहीं होगा और हमारा जो समाज है वह आगे बढ़ जाएगा। तो कार्ल मार्क्स के बारे में तो आप लोग समझ ही गए, और साथ ही साथ इनके सिद्धांतों के बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए, यह वाला प्रश्न तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए। अगर इसी प्रकार से आप लोग परीक्षा में लिख देते हैं तो समझिए कि 5 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह वाला प्रश्न तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए, उसके बाद अगला नंबर जो प्रश्न है, यह वाला प्रश्न भी लघु तरीके के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न कह रहा है कि क्रांति के पहले रूस के किसानों की स्थिति कैसी थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन सी क्रांति, तो ध्यान रखिएगा कि रूस की क्रांति के पहले, ठीक है, कौन सी क्रांति के पहले, रूस की क्रांति के पहले, जिसको बोल्शेविक क्रांति भी बोला जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है कि रूस की क्रांति के पहले रूस की किसानों की स्थिति कैसी थी। अब आप लोग के मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि आखिर रूस में क्रांति क्यों हुआ था। तो इसका जवाब भी हम आपको जस्ट इसके अगले प्रश्न में देंगे, क्योंकि देख लीजिए यहां पर अगला प्रश्न है और लिखा हुआ है कि रूस के क्रांति के मुख्य कारण को लिखें। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करें, एक एक प्रश्न का उत्तर बताएंगे, आप लोग के मन में एक डाउट भी हम नहीं छोड़ेंगे, एक एक डाउट को क्लियर करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि क्रांति के पहले रूस के किसानों की स्थिति कैसी थी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्रांति के पहले रूस की किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, क्योंकि वे अपने खेतों में पुराने तकनीक से खेती किया करते थे। क्योंकि जब तक क्रांति नहीं हुआ था, लोग एकजुट नहीं हुए थे, तब तक लोग पुराने ढंग से ही खेती करते थे, जिससे क्या होता था कि फसल का पैदावार बहुत कम होता था, यानी कि ना के बराबर होता था। और एक तो फसल भी नहीं होता था और दूसरे किसानों पर टैक्स लगा दिया जाता था शासक के द्वारा। तो आप लोग खुद सोच करके देखिए कि कितना ज्यादा किसानों का, मजदूरों का शोषण हो रहा था कि एक तो किसान लोग पुराने तकनीक से खेती करते थे, उनकी पैदावार कम थी, और ऊपर से कम पैदावार में भी किसानों पर टैक्स लगा दिया जाता था कि चाहे आपके पास पैदावार हो या ना हो, फसल हो या ना हो, लेकिन आपको सालाना इतना टैक्स देना ही पड़ेगा। समझिए कि किसानों पर कितना ज्यादा जुल्म किया जा रहा था कि एक तो कम पैदावार, ऊपर से ज्यादा टैक्स। किसान लोग बेचारे बहुत ज्यादा मजबूर थे। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि क्रांति के पहले रूस के किसानों की स्थिति कैसी थी। तो अत्यंत दयनीय थी, पुराने तकनीक से वे खेती करते थे, पैदावार कम होती थी, और ऊपर से शासक के द्वारा किसानों पर टैक्स लगा दिया जाता था। तो यहां तक तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अब उसके बाद जो यह वाला प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, यहां पर एक प्रश्न है कि रूस के क्रांति के मुख्य कारण को लिखें। और यह वाला प्रश्न आपके परीक्षा में दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाता है और हर हाल में इस बार परीक्षा में पूछा जा सकता है, क्योंकि यह वाला प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा, दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न है तो थोड़ा सा लंबा जा सकता है, लेकिन धैर्य से आप लोग समझिएगा, छोटा छोटा पॉइंट करके हम आपको बताएंगे ताकि एक एक बात समझ में आ जाए। कह रहा है कि रूस के क्रांति के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। ठीक है, रूस के क्रांति के जो मुख्य कारण हैं वह निम्नलिखित हैं, जिसमें सबसे पहला है किसानों की दयनीय स्थिति। तो अभी हम आपको किसानों के बारे में तो बता ही दिए कि किसानों की स्थिति कैसी थी, तो जस्ट उसके साथ ही यह वाला प्रश्न भी आप लोगों का एक पॉइंट तो जरूर क्लियर हो जाएगा कि किसानों की दयनीय स्थिति। तो हम लोग लिखेंगे कि रूस के क्रांति के समय किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, क्योंकि वह अपने खेतों में पुराने तकनीक से खेती किया करते थे, जिससे फसल का पैदावार अच्छा नहीं होता था। तो यहाँ तक तो आप लोग बड़े आराम से लिख लेंगे। इसके अलावा शासकों के द्वारा टैक्स वसूली करने से इन लोगों की स्थिति और ज़्यादा
ज़्यादा दयनीय हो गई थी। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वह यही है, किसानों की दयनीय स्थिति। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट जो है यह मुख्य पॉइंट भी है कि जो किसानों की दयनीय स्थिति थी, इसलिए किसान लोग, मजदूर लोग चाह रहे थे कि रूस में क्रांति हो जाए और हम लोगों का जो यह दयनीय स्थिति है यह समाप्त हो जाए। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग समझ गए। उसके बाद दूसरा पॉइंट है मजदूरों की दयनीय स्थिति। किसानों की तो दयनीय स्थिति थी ही, इसके अलावा मजदूरों की भी दयनीय स्थिति थी। तो लिखेंगे कि रूस में मजदूरों की दशा बहुत खराब हो चुकी थी, क्योंकि इन मजदूरों से अधिक समय तक कठोर काम तथा बदले में बहुत कम मजदूरी दिया जाता था। यानी कि जो मजदूर होते थे, जो रोजाना पैसे पर काम करते थे, उनसे बहुत कड़ा काम लिया जाता था, बहुत कठोर काम लिया जाता था। और काम तो ज़्यादा होता ही था, साथ में उनको ज़्यादा पैसा नहीं दिया जाता था, बल्कि बहुत कम पैसा उनको दिया जाता था मजदूरी के तौर पर। तो मजदूर लोग भी परेशान थे। उत्तम आवास और स्वास्थ्य का कोई प्रबंध नहीं था, यानी कि मजदूरों के न तो रहने के लिए जगह था और न ही उनकी देखभाल के लिए, यानी कि उनके स्वास्थ्य के लिए भी किसी प्रकार का कोई इंतजाम नहीं किया गया था। इन मजदूरों के सारे विद्रोह को दबा दिया जाता था। आप लोग जानते हैं कि शासक के सामने मजदूर का विद्रोह को किस प्रकार से दबाया जाता है। अभी भी आप लोग देखते हैं कि जब किसी भी प्रकार का कोई भी हंगामा होता है तो सरकार के द्वारा उसे दबाने का प्रयास किया जाता है। वही चीज पहले भी होता था। जब मजदूर तंग आकर के हंगामा करते थे, विद्रोह करते थे, तो उसे दबा दिया जाता था, यानी कि मजदूरों के बातों को नहीं सुना जाता था। तो दूसरा क्या हो गया? मजदूरों की दयनीय स्थिति। चलिए, उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है जिसके कारण रूस में क्रांति हुई, वह है बेकारी या फिर बेरोजगारी की समस्या। यानी कि बेरोजगारी की समस्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, सभी लोग बेरोजगार हो गए थे। तो कह रहा है कि रूस के क्रांति में बेरोजगारी की भयंकर समस्या उत्पन्न हो गई थी। लाखों लाख की संख्या में लोग बेरोजगार हो गए थे, क्योंकि जीने का कोई साधन नहीं था। और जाहिर सी बात है कि जब जीने का कोई साधन नहीं होगा तो लोग राजा के ऊपर दबाव बनाएंगे। और उस समय राजा कौन था? जार निकोलस द्वितीय था। आप लोग ध्यान रखिएगा, रूस की क्रांति के समय राजा कौन था? जार निकोलस द्वितीय था। और उस समय जारशाही शासन चलता था, क्योंकि राजा जार था इसलिए शासन का नाम था जारशाही शासन। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बेरोजगारी की समस्या बहुत अधिक बढ़ गई थी, इस पर किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं हो रहा था। यह भी कारण बना रूस की क्रांति का। उसके बाद चौथा जो कारण है वह है जार का निरंकुश शासन। यानी कि जो राजा था जार निकोलस द्वितीय, वह एक निरंकुशवादी राजा था और उसका शासन भी कैसा था? निरंकुश शासन था। यानी कि रूस की क्रांति का यह सबसे बड़ा कारण माना जाता है, जार का निरंकुश शासन, जिसमें जार अपने इच्छा के अनुसार काम करता था। यह एक अयोग्य शासक था जिसे जनता की सुख दुख का कोई चिंता नहीं था। हम आपको निरंकुशवादी शासन कहने का मतलब सबसे पहले नंबर चैप्टर में ही समझाए थे कि वैसा राजा जो हमेशा अपने बारे में सोचता हो, उसे जनता की सुख दुख से किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है, उसे विकास से कोई मतलब नहीं है, उसे ही निरंकुशवादी शासन बोलते हैं, उसे ही निरंकुशवादी राजा बोला जाता है। तो जो जार था, जो जार निकोलस द्वितीय था, वह भी एक निरंकुशवादी शासक ही था। वह जनता के सुख दुख पर किसी प्रकार का कोई चिंता जग जाहिर नहीं करता था, उससे किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं था। जनता भूखे मर रही है, भूखे तड़प रही है, उसे कोई मतलब नहीं था। बस उसे अपने काम से काम था, यानी कि वह सिर्फ राजा बनना चाहता था और हमेशा राजगद्दी पर बैठना चाहता था। तो यही था जार का निरंकुश शासन। आप लोग ध्यान रखिएगा कि वह अपने इच्छा के अनुसार काम करता था। वह एक अयोग्य शासक था जिसे जनता के सुख दुख का कोई चिंता नहीं था। वह अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था, यानी कि जनता का तो प्रतिनिधि मानता ही मानता था, साथ ही साथ वह भगवान का भी प्रतिनिधि मानता था, ईश्वर का भी प्रतिनिधि मानता था कि हम जो राजा हैं वह ईश्वरों का भी राजा है, यानी कि भगवान के भी राजा हैं। तो यहाँ पर जो जार का निरंकुशवादी शासन था, यह भी रूस की क्रांति का एक बहुत बड़ा कारण बना। उसके बाद रूसीकरण की नीति, यानी कि जार के द्वारा ही एक नीति चलाया गया था, रूसीकरण की नीति। इस नीति के अंतर्गत क्या हुआ था, इससे आप लोग ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि रूस में अनेक प्रकार की जातियां पाई जाती थी, जैसे यहूदी, जर्मन, फिन, पोल इत्यादि, यानी कि बहुत सारे जाति के लोग यहाँ पर रहते थे। लेकिन राजा का कहना था कि यहाँ पर अलग अलग जाति के लोग नहीं रहेंगे,
पूरा जाति मिल करके एक हो जाओ। कभी ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो राजा का यही कहना था कि एक जार रहना चाहिए, यानी कि राजा एक रहना चाहिए, एक भाषा होना चाहिए, यानी कि पूरे रूस के अंदर एक ही भाषा चलना चाहिए और एक रूस होना चाहिए और साथ ही साथ एक धर्म भी होना चाहिए। यानी कि राजा के द्वारा, जार निकोलस द्वितीय के द्वारा कहा जाता था कि न तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई दूसरा जाति रहेगा, यानी कि सभी जाति मिलकर के सिर्फ और सिर्फ एक ही जाति होगा। यह बात लोगों को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने इसका खुल करके विरोध किया। तो रूसीकरण की जो नीति थी वह यही थी कि जार निकोलस द्वितीय के द्वारा एक नीति चलाया गया था जिसमें बोला गया था कि एक जार, एक भाषा, एक रूस और एक धार्मिक नीति को अपनाओ। जिसका विरोध किसने किया? तो जनता ने किया। तो 5वां नंबर कारण भी आप लोग समझ गए जिसके कारण रूस में क्रांति हुई। उसके बाद 6ठा नंबर जो कारण है वह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि राष्ट्रपुटिन का प्रभाव। अब राष्ट्रपुटिन कौन था, इसे आप लोग ध्यान से समझिएगा। जो राष्ट्रपुतिन था वह जार का ही एक गुरु था। अब इसने क्या किया, इसे आप लोग ध्यान से समझिए, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपुटिन कौन था, तो जार का ही गुरु था। और इसने क्या किया कि जो जार की पत्नी थी जिसका नाम था जरीना, उसी को अपने बस में कर लिया। अपने बस में करने का मतलब आप लोग भली बातें समझ रहे होंगे, ठीक है। तो जो राष्ट्रपुटिन था उसने जरीना को अपने बस में कर लिया, यानी कि जो जार की पत्नी थी जरीना, उसी को अपने बस में कर लिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर जरीना को अपने बस में कर लिया, यानी कि राजा की पत्नी को ही अपने बस में कर लिया, तो राजा क्या कर रहा था? राजा कहाँ गया था छोड़ करके कि राजा की पत्नी को ही बस में कर लिया? तो ध्यान रखिएगा, जब सभी तरफ से रूस का हार हो रहा था, ठीक है, जब चारों तरफ से रूस का हार हो रहा था, सैनिकों का मनोबल टूट रहा था, तो सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए जार निकोलस द्वितीय ने सेना का कमान खुद से ही संभाल लिया। यानी कि जो सेनापति था वह खुद राजा ही बन गया। अब खुद राजा जब सेनापति बन गया तो उसको सैनिकों के बीच में रहना होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमेशा सेनापति को सेना का कार्यभार दिया जाता है, तो उसे सेना को संभालना होता है। तो राजा अब महल में न रह करके सेना के बीच रहने लगा, सेना के बीच में रह करके सेना पर नियंत्रण करने लगा। और इसी बीच में राष्ट्रपुतिन को मौका मिल गया और उसने क्या किया कि जरीना को ही अपने बस में कर लिया, अपने जाल में फंसा लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से भी क्या हुआ कि जो राजा था उसकी प्रतिष्ठा और ज्यादा गिर गई, राजा कहीं का मुंह दिखाने लायक भी नहीं बच गया, और यह भी रूस की क्रांति का एक कारण माना जाता है। तो यहां पर आप लोग को हम 6 कारण बताए जो कि रूस की क्रांति का प्रमुख कारण है। तो यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि रूस की क्रांति का प्रमुख कारण कौन कौन है, तो उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग बड़े आराम से बता दीजिएगा। जिसमें सबसे पहला हम आपको बताए किसानों की दयनीय स्थिति, दूसरा बताए मजदूरों की दयनीय स्थिति, उसके बाद तीसरा बताए बेरोजगारी की समस्या, चौथा बताए जार का निरंकुश शासन, 5वां बताए रूसीकरण की नीति जिसमें हम आपको बताए एक भाषा, एक रूस, एक धर्म, उसके बाद 6ठा बताए राष्ट्रपुटिन का प्रभाव, यानी कि जो खुद उसका गुरु था उसने ही गलत तरीके से जाल बिखेर दिया और खुद राजा की पत्नी को ही अपने बस में कर लिया। तो यहां तक तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह यह है कि रूस की क्रांति का क्या प्रभाव हुआ। यानी कि रूस में तो क्रांति हो गया, लेकिन क्रांति होने से कोई फायदा हुआ, कुछ प्रभाव हुआ, इसी के बारे में लिखना है। या फिर इस प्रश्न को इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि रूस के क्रांति के परिणामों को लिखें, या फिर इसी प्रश्न को इस तरह से भी पूछा जाता है कि बोल्शेविक क्रांति का रूस एवं विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। 3 तरह से एक ही प्रश्न को पूछा जाता है, इसे आप लोग ध्यान से समझिए। कह रहा है कि बोल्शेविक क्रांति ने पूरे रूस के क्षेत्रों में विकास का परचम लहराने का कार्य किया। यानी कहने का मतलब कि यह जो रूसी क्रांति हुआ, जिसे बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं, यह पूरे रूस के क्षेत्रों में विकास का परचम लहराया। यानी कि जब से रूसी क्रांति हुआ तब से विकास बहुत जोरों शोरों पर होने लगा, यानी कि विकास की रफ्तार तेज हो गया। इन्होंने जारशाही सत्ता को मिटा करके समाजवादी गणतंत्र की स्थापना की। यानी कि रूस की क्रांति के बाद क्या हुआ कि जारशाही शासन जो था, यानी कि जो जार निकोलस द्वितीय का जो शासन था वो बस समाप्त हो गया।
अब कैसे समाप्त हुआ इसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे। खुद राजा ही मरा जाता है, आप लोग को अभी आगे पता चलेगा, बस आप लोग ध्यान से समझते चलिए। कह रहा है कि सत्ता का बागडोर किसानों एवं मजदूरों के हाथों में सौंप दिया गया। आप लोग जानते हैं कि किसानों एवं मजदूरों पर बहुत ज़्यादा जुल्म ढाहा जा रहा था और इसी से बचने के लिए भी क्रांति हुआ था। और क्रांति में क्या हुआ कि राजा से सत्ता छीन करके किसानों और मजदूरों को दे दिया गया। तो जो रूस का क्रांति हुआ, जो बोल्शेविक क्रांति हुई, उसका क्या प्रभाव पड़ा हम लोग इसी के बारे में समझ रहे हैं। अब चलिए पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग समझते हैं कि रूस की क्रांति यानी कि बोल्शेविक क्रांति का क्या प्रभाव हुआ। जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि रूस में स्वेच्छाधीन शासन का अंत, यानी कि जो अपने स्वेच्छा के अनुसार जो शासन चल रहा था उसका अंत हो गया, यानी कि जारशाही शासन समाप्त हो गया। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा लिख देंगे कि सदियों से चली आ रही रूस में स्वेच्छाचारी शासन का अंत कर दिया गया तथा जार और जरीना की हत्या कर समाजवादी गणतंत्र की स्थापना की गई। यानी कि जार निकोलस द्वितीय का भी हत्या कर दिया और जार निकोलस की जो पत्नी थी जरीना, दोनों का हत्या कर दिया गया और उसके बाद समाजवादी गणतंत्र का स्थापना कर दिया गया। उसके बाद दूसरा प्रभाव पड़ा कि विश्व को दो खेमों में बांट दिया गया। विश्व का दो खेमों में बट जाना, रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को दो भागों में बांट दिया, जिसमें पहला भाग था पूंजीवाद और दूसरा भाग था साम्यवाद। यानी कि बोल्शेविक क्रांति यानी कि रूस की क्रांति का यह प्रभाव हुआ कि पूरे विश्व दो भागों में बट गया, पूंजीवादी और साम्यवादी में। इसके साथ साथ रूस भी दो भागों में बट गया, पूर्वी रूस और पश्चिमी रूस। यानी कि विश्व तो दो भागों में बटा ही, साथ साथ रूस भी दो भागों में बट गया, पूर्वी रूस और पश्चिमी रूस। इसके बाद तीसरा जो प्रभाव पड़ा यह भी आप लोग ध्यान से समझिएगा। जब जार का शासन था उस समय रूस में दो प्रकार के कैलेंडर चलता था। जैसे अभी आप लोग के घर में तारीख देखने वाला जो कैलेंडर होता है वह एक ही होता है और पूरे दुनिया में, पूरे भारत में एक ही कैलेंडर चलता है। लेकिन जार के शासन में रूस में दो कैलेंडर चलता था जिसमें 13 दिन का फर्क होता था। जैसे मान लिया जाए कि अभी 1 अगस्त है तो दूसरे कैलेंडर में 13 अगस्त होता था, यानी कि दोनों कैलेंडर के बीच में 13 दिन का अंतर होता था, उसको भी समाप्त कर दिया गया। तो इसके बारे में हम लोग लिखेंगे कि 1917 ईस्वी के रूस की क्रांति के समय रूस में दो प्रकार का कैलेंडर प्रचलित था, जिसका नाम जूलियन कैलेंडर और दूसरे का नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर था। इन दोनों के बीच 13 दिन का अंतर था। इसमें जूलियन कैलेंडर को समाप्त कर ग्रेगोरियन कैलेंडर को मान्यता दिया गया, यानी कि एक कैलेंडर को खत्म कर दिया गया और एक कैलेंडर को मान्यता दिया गया और बोला गया कि पूरे रूस में एक ही कैलेंडर चलेगा। अगर यहां पर 1 अगस्त है तो पूरे रूस में 1 ही अगस्त होगा, ऐसा नहीं कि एक जगह 1 अगस्त है तो दूसरी जगह 13 अगस्त होगा। इस प्रकार का जो नीति था, इस प्रकार का जो रूल था, उसे समाप्त कर दिया गया। यह भी एक प्रकार का प्रभाव हुआ रूसी क्रांति का। उसके बाद जो चौथा प्रभाव पड़ा वह यह था कि किसानों एवं मजदूरों की स्थिति में सुधार हुआ, क्योंकि किसानों एवं मजदूरों की स्थिति को सुधार करने के लिए ही रूसी क्रांति हुआ था और सही में इसमें सुधार भी हो गया। तो लिखेंगे कि रूस में जार का शासन समाप्त होते ही सत्ता का बागडोर मजदूरों एवं किसानों के हाथों में आ जाता है और लोग खुशी पूर्वक जीवन निर्वाह करने लगते हैं। जाहिर सी बात है कि जब राजा का शासन समाप्त हो गया, जब खुद किसानों का शासन आ गया, मजदूरों का शासन आ गया, जब सत्ता किसानों के हाथ में चला गया तो किसान तो खुश हो जाएंगे ही, मजदूर तो खुश हो जाएंगे ही। और यही हुआ रूसी क्रांति के बाद। उसके बाद 5वां नंबर पर प्रभाव क्या हुआ कि संविधान की रचना हुई। यानी कि जिस प्रकार से भारत आजाद होने के बाद संविधान बना था, क्या नियम रहेगा, क्या कानून रहेगा, जो बना था वही रूसी क्रांति के बाद भी हुआ कि आज से रूस में कौन सा नियम चलेगा, इसका एक अलग से संविधान लिखाया, जिसमें कह रहा है कि 1918 ईस्वी में लेनिन एक संविधान बनाया था। किसके द्वारा संविधान बनाया गया? लेनिन के द्वारा। आप लोग ध्यान रखिएगा, जिसमें सबको समानता का अधिकार दिया गया, चाहे जिसके पास ज्यादा रुपया पैसा है उसको भी समानता का अधिकार और जिसके पास कम रुपया पैसा है उसको भी समान दृष्टि से देखा गया। यानी कि यहां पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रह गया, सभी को समान अधिकार दिया गया, यानी कि समानता का अधिकार लागू कर दिया गया। और इसने धर्मनिरपेक्ष की नीति अपनाई, चाहे किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति रहे उस पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं दिया जाएगा, यानी कि सभी धर्मों के लोग यहां पर आराम से रह सकते हैं। रूसी क्रांति के बाद ऐसा नियम बना दिया गया पूरे रूस में। तो यहां पर आप लोग समझ गए होंगे कि रूसी क्रांति के बाद रूस में क्या प्रभाव पड़ा, या फिर कह सकते हैं कि रूसी क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा। तो अच्छे तरीके से आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहला पॉइंट बताए रूस में स्वेच्छाचारी शासन का अंत,
दूसरा बताए कि विश्व दो खेमों में बट गया, पूंजीवादी और साम्यवाद। उसके बाद हम आपको बताए कि जो रूसी पंचांग था उसको में से एक को हटा करके एक को वैल्यू दिया गया, किसानों एवं मजदूरों की स्थिति में सुधार हो गया और संविधान की रचना भी हो गया। तो कुल मिलाकर के रूसी क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद जो अगला प्रश्न है यह आपके लिए वीवीआई प्रश्न है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड मॉडल प्रश्न है। कह रहा है कि खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं। खूनी रविवार बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि खूनी रविवार क्या है। तो आप लोगों को यह वाला प्रश्न अगले क्लास में बताएंगे और अगले क्लास में आपका यह पूरा चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। तो अगले क्लास में आप लोग जरूर जुड़िएगा और वहां पर जानिएगा कि खूनी रविवार क्या है, और भी आगे जितने सारे भी प्रश्न बचे हुए हैं सभी का उत्तर हम आपको बहुत ही सरल भाषा में, सिंपल भाषा में बारीकी से समझा करके अगले वीडियो में बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में हम आपको जितने सारे भी प्रश्न का उत्तर बताए हैं, एक एक प्रश्न का उत्तर आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अभी भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत है, थोड़ा सा भी मन में डाउट है, तो आप प्लीज कमेंट में करके हमसे पूछ सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि क्या दिक्कत है। लेकिन अगर आपको एक एक बात अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, एक एक बात को समझ गए हैं, तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ सर हम 100% समझ गए हैं। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।